हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में फील्ड अलग से नहीं आता है, जनरली कॉम्बिनेशन में ही यूज होते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस टाइप के ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि साथ साथ करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग आपके रफ नोटबुक निकाल के रखिए। क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम लेना है पूरा पूरा। आपके सामने क्वेश्चन होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट और उसको सॉल्व करना है। बिना इसके आगे बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा इस लेक्चर का अगेन, क्योंकि बहुत कम समय है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है, नई चीज एटलीस्ट देखनी है कैसे होती है कैसे नहीं होती है। तो आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको रफ नोटबुक निकालनी है और उस पर ट्राई करना है, खुद से सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर आप लोग बोल सकते हो कि हाँ हमें ये चीज समझ में आई है। ठीक है, तो खुद से देख के सॉल्यूशन देखना देखो हमेशा आसान होता है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर हम जब खुद करते हैं तब नहीं होता है, लेकिन जब आप करते हो तो ऐसा लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो वहां से वहां पहुंचने के लिए जो एक इकलौता रास्ता है वो है प्रैक्टिस। तो अगर आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों से खुद से नहीं बनेंगे क्वेश्चन। और उसके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रफ नोटबुक निकाल लो, तैयार हो जाओ, सीट की पेटी बांध लो, हम लोग उड़ने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर विद ए चार्ज स्मॉल q ऑफ रेडियस r1 सराउंडेड बाय एन एडजेसेंट कंसेंट्रिक लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k एंड आउटर रेडियस r2। नाउ इसने क्या बोला है कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से सिनेरियो है कि एक रीजन है, एक बॉल है और समथिंग लाइक दिस एक दूसरी बॉल है यहां पर, एंड ये किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो आइसोलेटेड बॉल है, कंडक्टर है, उस पर चार्ज q है और उसका रेडियस r1 है। तो यहां पर जो हमारे पास, अरे ये इसका रेडियस हमें r1 दिया हुआ है और आउटर रेडियस इसका हमें r2 दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछा गया तो अंदर कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो ध्यान से। आपके पास एक बेसिक इक्वेशन है जो कि हम इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैट्स में हर जगह यूज करते हैं, एंड दैट इज कि जो हमारे पास VA माइनस VB होता है वो इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B E वेक्टर डॉट DS वेक्टर से आता है। E इज इक्वल्स टू माइनस DV बाई DS होता है। उसको अगर आप इस फॉर्म में लाओ, या फिर ये फॉर्म जो हम स्टार्टिंग में डिराइव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इस तरीके से लिखा था VA माइनस VB इज A टू B E डॉट DS। इससे आप लोग आपका काम बहुत आसान कर सकते हो। तो VA माइनस VB A टू B E डॉट DS अगर है, A और B पॉइंट आप लोगों को बताने होता है कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स लूंगा, एंड वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे और E डॉट DS इंटीग्रेशन करोगे। नाउ आपके पास जैसे E डॉट DS है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है तो आप एक A से B डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग है, जैसे यहां पर क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास एक दूसरा मीडियम है जिसमें हमें बोला हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो उसका सीधा सीधा मतलब है, मैं इसको स्मॉल k ले रहा हूं, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास जो दो मीडियम है, बाहर वैक्यूम है अंदर K है, इनमें फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो अगर फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी तो हमें इंटीग्रेशन भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या कहूंगा, देखो क्योंकि मुझे कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं A। मुझे इंफिनिटी का पोटेंशियल ऑलरेडी पता है कि हम इंफिनिटी के पोटेंशियल को जीरो लेके चलते हैं। तो मुझे A से इंफिनिटी तक जाना है, तो एक पॉइंट मैं A लूंगा, एक पॉइंट मैं इंफिनिटी लूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि बीच में हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है, और जब भी मीडियम चेंज हो आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है कि आप इस मीडियम में अलग इंटीग्रेशन करो, इस मीडियम में अलग इंटीग्रेशन करो। तो आप अब क्या करोगे, आपको अगर VA माइनस, जैसे मान लो आपको निकालना है VA माइनस V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, आपके पास A का पोटेंशियल आ जाएगा, और A पॉइंट क्योंकि कंडक्टर पे है तो आपको क्या दे देगा, कंडक्टर का पोटेंशियल दे देगा। तो VA माइनस V इंफिनिटी को आप लिख सकते हो VA माइनस VB प्लस में VB माइनस V इंफिनिटी। तो आप लिखोगे VA माइनस VB प्लस VB माइनस V इंफिनिटी, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। और अब आप क्या कहोगे, VA माइनस VB जब आप लिखोगे,
आप लिखोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ए पॉइंट पे डिस्टेंस r1 होगा, बी पॉइंट पे डिस्टेंस r2 होगा, तो r1 से r2 ई डॉट ds। अब आप ए से बी जा रहे हो, इसमें चार्ज पॉजिटिव है, कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे चार्ज है बाहर वाली साइड, और चार्ज क्यू के बराबर है। तो यहां पे इन जनरल फील्ड होनी चाहिए थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट क्योंकि यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है तो के से डिवाइड होगा, तो हमारे पास फील्ड भी बाहर की ओर है, मैं शो भी कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर है, और आप जब R1 से R2 इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप बाहर की ओर जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, ds वेक्टर भी बाहर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी, और अगर आप देखो VB माइनस वी इंफिनिटी में आप B टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करो, तो B से इंफिनिटी तक जा रहे हो तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो भी इस तरफ होगा, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो E डॉट ds में आप E ds cos 0 को 1 लिखोगे तो डायरेक्ट E इंटू ds करना है आपको। तो VA माइनस VB में आप क्या लिखोगे, K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और स्मॉल k से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारे पास सिंपल सी बात है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होगा तब फील्ड आएगी, इनटू dr, ये हमारे पास आ गया VA माइनस VB। अब VB माइनस वी इंफिनिटी करना है तो B टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करोगे, और B पॉइंट जो है वो सेंटर से R2 डिस्टेंस पर है, और इंफिनिटी तो इंफिनिटी डिस्टेंस पर ही है, और यहां पर हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर ही है, dr इंटीग्रेट करना है, तो दिस विल बी योर आंसर। अब आप चाहो तो इसको खुद से आगे सॉल्व कर सकते हो, मैं तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दे देता हूं। के क्यू बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बाय के टाइम्स, मैं के क्यू सब में से कांस्टेंट बाहर ले लूं, 1 बाय के dr बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन तो माइनस 1 बाय आर, तो जब लिमिट पुट करोगे आ जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन अगेन माइनस 1 बाय r, तो आ जाएगा 1 बाय r2, और ये आपके पास आ जाएगा ए का पोटेंशियल, यानी कि कंडक्टर का पोटेंशियल। आप इसको एलसीएम लो, जैसे भी करना है वैसे कर लो, बट दिस विल बी योर फाइनल आंसर। रीअरेंज आप किसी भी वे में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का जवाब होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये जो VA माइनस VB वाली इक्वेशन है ये कैसे आप यूज कर सकते हो, दिस हेल्प्स अ लॉट। अगर आपको किसी डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल पूछा जाए, इस टाइप से आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपको VA माइनस VB का यूज करना पड़े, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन ये, एंड ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये क्वेश्चन तो कॉमन है, इसका आंसर हमें पता होगा, इट्स बेटर कि आप लोग ये समझो कि इसका जो मतलब तरीका है सॉल्व करने का वो थोड़ा हटके तरीका होने की वजह से इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस में मतलब इसकी वैरायटी भी यूज़ हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ और डिफरेंट सोच लें, क्योंकि एडवांस वाले टीचर तो देखो IIT के प्रोफेसर कुछ भी सोच सकते हैं, वही पेपर बनाते हैं और वो कुछ भी सोच सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस टाइप से इसका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a uniform disk of radius capital R is charged with a uniform surface charge density sigma. Find the electric potential due to the charges on the disk at a point on its edge. तो इसको भी अगले पेज पे लेके चलें। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है, लेट्स लाइक दिस, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और हमें बताना है इस सिनेरियो में कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। लेट्स से मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल, और डिस्क है तो मतलब कंप्लीटली यहाँ पे सरफेस पे चार्ज है पूरा का पूरा, इस सारे चार्ज की वजह से यहाँ पर हमें पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसको करने का तरीका कुछ अलग है जैसे मैंने कहा, और ये डायरेक्ट सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम इसको कैसे कर सकते हैं कि वैसे देखो जनरल तरीका तो क्या होता है ना कि हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करें, हर एक एलिमेंट की वजह से ए में पोटेंशियल रखें और टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दें। बट प्रॉब्लम इसकी हम लोग इसको एलिमेंट ले कैसे। अगर मैं यहाँ पे
r डिस्टेंस पे dr का एलिमेंट लेता हूं, तो इसकी वजह से जब मुझे पोटेंशियल लिखना होगा तो मैं इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं लिख सकता, मुझे नहीं पता कैसे लिखा जाता है। और कोई तरीका हो अगर जिससे मैं एलिमेंट ले सकूं तो शायद मेरा काम आसान हो जाए। और वो तरीका क्या हो सकता है, देखो लेट्स एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या ले रहा हूं कि मान लो यहां से x डिस्टेंस पे हम लोग एक आर्क बनाते हैं जिसकी विड्थ dx के बराबर है। ये आर्क है और इसकी विड्थ dx के बराबर है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से x से लेके एक आर्क बनाई है, ठीक है। नाउ ऑल्दो ये एक आर्क है, बट इसका एरिया निकालोगे तभी तो आप इस पे चार्ज निकाल पाओगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा एरिया वगैरह निकालने के लिए आप मतलब खुद ट्राई करना चाहो ना तो डिफरेंट पोजीशन पे वीडियो को रोक के देख सकते हो कि हम लोग क्वेश्चन कैसे आगे सोच सकते हैं। मैंने आपको एक हिंट दिया है कि हम आर्क्स इस तरीके से लेंगे। अब आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, चार्ज कैसे निकालोगे, क्या सोच सकते हो क्या नहीं सोच सकते हो, राइट नाउ इज द टाइम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ट्राई करो, ठीक है। तो मैं आगे सॉल्व करता हूं। क्या होगा यहाँ पे कि मुझे इसकी विड्थ पता है dx के बराबर है, लेकिन इसकी लेंथ निकालनी है मुझे। और इसकी लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि एक आर्क है, अगर मेरे पास एंगल पता हो, अगर मेरे पास इस टाइप से एंगल पता हो, ये और ये एंगल कितना है, टोटल एंगल ये वाला, तो मैं बता पाऊंगा कि ये x थीटा हमारे पास कंप्लीट रेडियस आर्क हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो भाई एंगल हमें निकालना, तो एक काम करते हैं हम लोग ये एंगल थीटा ले लेते हैं। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो टोटल एंगल हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो इसका एरिया DA के बराबर होगा वो कितना हो जाएगा कि अगर रेडियस x है और एंगल 2 थीटा है तो हमारे पास जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x इंटू 2 थीटा के बराबर। ये हमारे पास लेंथ है, इंटू इसकी थिकनेस कर दोगे तो एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास dx के बराबर। और जैसे कि आप देख रहे हो x एक वेरिएबल है तो dx भी वेरिएबल हो गया, थीटा भी वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर आपके पास एलिमेंट चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा। तो हमें x और थीटा में एक रिलेशन चाहिए होगा ताकि हम लोग आगे जो भी हमें करना है उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि चार्ज जब लिखोगे सिग्मा डी है तो x और थीटा दोनों वेरिएबल नहीं हो सकते। अब इसमें रिलेशन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक और बढ़िया सा काम करते हैं कि हम लोग इसको यहां से ज्वाइन करते हैं। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, इतना समझते हो कि डायमीटर है, डायमीटर से हमने किसी भी पॉइंट पे अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है तो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री होगा, ये हमारे पास 2r के बराबर है, तो आप ये 2r है, ये थीटा 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2r cos ऑफ थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2r sin ऑफ थीटा। और जहां तक इस आर्क की बात है, ये तो x रेडियस के बराबर था, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2r cos ऑफ थीटा के बराबर, x आ गया, ठीक है। dA हमारे पास आ गया, इसमें x की वैल्यू आ गई, तो एक बार चार्ज लिख देता हूं फटाफट से। dq की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x विच इज 2r cos थीटा, सॉरी पहले तो सिग्मा इंटू x विच इज 2r cos थीटा इंटू 2 थीटा इंटू dx, और dx की वैल्यू निकालोगे आ जाएगा 2r cos थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, ये सिर्फ चार्ज आया। इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे इस पॉइंट से इक्वल है, सभी x डिस्टेंस पे है, तो अगर आप इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना चाहोगे dv, वो आ जाएगा k dq डिवाइड बाय x का इंटीग्रेशन। यहां पे डायरेक्शन तो होती नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k dq विच इज सिग्मा। देखो ये अपने पास x लिखा हुआ है,
तो मैं इसको एक बार एक्स लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है एक्स से कट जाएगा, इंटू 2 थीटा इंटू 2r इंटू माइनस का साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स का इंटीग्रेशन। तो एक्स से एक्स कट जाएगा और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो आ जाएगा सिग्मा r डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, पहले ये लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा डी थीटा, सॉरी थीटा भी है ना, थीटा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन अब अपने करनी है, एक माइनस साइन और है वो मैं यहां पे लगा देता हूं। और अब लिमिट की बात करते हैं। लिमिट की बात क्या होगी, देखो x की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से लेकर 2r तक, लेकिन वो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 से लेकर 2r तक। तो बड़ा सिंपल सा देख लेता हूं कि जो लिमिट्स है हमारे पास, x की वैल्यू 0 से अगर 2r है तो हम वैल्यूज डाल के देख लेते हैं थीटा कितना आएगा। x की वैल्यू 0 पर हमारे पास 2r cos थीटा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 पर हमारे पास 2r cos थीटा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास cos थीटा 0 हो जाएगा और थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, π/2 के बराबर। और वहीं x की वैल्यू 2r पर हमारे पास 2r cos थीटा हो जाएगा 2r, हमारे पास cos थीटा हो जाएगा 1 और हमारे पास थीटा हो जाएगा 0 के बराबर। तो जो x की वैल्यू 0 से 2r जा रही है, थीटा की वैल्यू π/2 से 0 जा रही है, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास π/2 से 0 जाएगी। तो यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा माइनस सिग्मा r बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिख दो ना x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2r, बट क्योंकि वेरिएबल थीटा में है मुझे थीटा में चेंज करना पड़ा। थीटा में जब चेंज किया तो मेरे पास आ गया ये माइनस सिग्मा r बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन π/2 टू 0 थीटा साइन थीटा डी थीटा, और यू कैन से माइनस सिग्मा, माइनस को सिग्मा r बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा π/2 सॉरी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये वाली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे खुद ट्राई करो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन जैसे मेरे साथ होता है, मैं भूल जाता हूं कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो एक बड़ा छोटा सा तरीका मैंने अपने लिए याद रखा है, ये आपको हेल्प कर सकता है। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। और अगर आपको u dv इंटीग्रेशन चाहिए, मैं इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देता हूं, है ना। अगर मुझे u dv इंटीग्रेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वही फैक्टर आता है uv माइनस v du का इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है बाय पार्ट्स। इस तरीके से मैं याद रखता हूं। देखो ना, आपके पास अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स वैल्यू रखते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भूल जा रहे हो, तो आपको तरीके पता होने चाहिए कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला भूल जा रहा हूं तो मैं इसको कैसे वहां पे दोबारा लिख सकता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 2 लाइनें लिखने में आपको कुछ जाएगा नहीं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं u मान लेता हूं थीटा को और dv मान लेता हूं साइन थीटा डी थीटा को। तो अगर dv साइन थीटा डी थीटा है, आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का cos थीटा। ठीक है, तो आपके पास u की वैल्यू है, dv की वैल्यू है, v की वैल्यू है, आपको जो चाहिए वो आपको सब मिल जाएगा। dv अगर आपको साइन थीटा को, अब u इंटू वी करोगे तो थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और v du करोगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू du इंटीग्रेशन हो जाएगा डी थीटा। तो मैं करके दे दे रहा हूं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी कि u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dv यानी कि u इज थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू u इंटू वी थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा और डी यू। अब बताओ डी यू कितना हो जाएगा यहां से, डी थीटा, तो माइनस कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा।
इसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है 0 से π/2। आप 90 डिग्री पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 1, माइनस 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा 0। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगी। और अगर आपको अब पोटेंशियल लिखना है, ये जो पोटेंशियल आप ढूंढ रहे थे, तो ये पूरा फैक्टर 1 हो चुका है, तो आ जाएगा सिग्मा r बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल हो जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा r डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन का फाइनल आंसर इतना मैटर नहीं करता है, जितना मैटर करता है कि क्या आप ये वाली इंटीग्रेशन कर पाओगे वहां बैठ के, या फिर क्या आप लोग ये चीज सोच पाओगे कि हमारे पास एलिमेंट कैसे लिया जा सकता है। ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। और जब तक आप खुद से, अब आपने समझ लिया ना कि कैसे होता है, आफ्टर दिस लेक्चर आप जब खुद से क्वेश्चन करो, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा खुद से ट्राई किया करो, जो क्वेश्चन क्लास में होते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप खुद से कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि अच्छा इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं, इसके बाद ऐसा कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो लाइन वाइज चीजें करते जाना, सोचते जाना और सॉल्व खुद से जरूर करना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एंड आई विल से कि आप लोगों को इसे ट्राई करना चाहिए। मतलब इट्स वन ऑफ इजियर साइड का क्वेश्चन है, लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन है, आसान है, टफ नहीं है। ओके देखो, बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बट देखो क्या हो रहा है। It says a potential difference capital V is applied between the two finely woven parallel wire meshes D1 minus D2 with the polarity shown in the figure। तो जो D1 और D2 है वो डॉटेड लाइंस नहीं है, वो वायर का मैश है, मतलब प्लेन जैसा सा है लेकिन वो वायर का मैश है। वायर मैश मतलब जाली। Electrons originating from the electron source E arrive at mesh D1 at velocity V। तो V स्पीड से वहां से आते हैं। Show that for the angle of incidence alpha and the angle of refraction beta, Snell's law is valid। और Snell's law हमारे पास होता है कि ratio of sin alpha by sin beta is independent of angle of incidence and has the same value for every electron। मतलब साइन अल्फा बाय साइन बीटा की वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास सेम होगी, ये हमें प्रूव करना है, पहली चीज। दूसरा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए। यू कैन assume that the electric field between the meshes is homogeneous and everywhere else is electric field is 0। V की वैल्यू दी हुई है और पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड 0 है, यहाँ पे फील्ड 0, जो भी फील्ड है वो इनके बीच में ही है। उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट होगा। अब क्योंकि नीचे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो वो एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेलरेट होगा, एंगल चेंज होगा। हमें साइन अल्फा बाय साइन बीटा निकालना है। ये आपको सोचना चाहिए खुद से कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लेट्स से इसको अगले पेज पे ले चलें। देखो एक ये है, एक ये है। ऊपर हमारे पास नेगेटिव है, नीचे हमारे पास पॉजिटिव है। हमारे पास एक लाइन ले लेते हैं वर्टिकल, और अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनका क्या हाल है ना कि वो इस प्रकार से आ रहे हैं एंगल अल्फा पे विद स्पीड u, और जब ये जा रहे हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं बीटा एंगल पे विद स्पीड। अच्छा v से बोला था ना, मान लो v से आ रहे हैं और u से जा रहे हैं, हमें साइन अल्फा बाय साइन बीटा निकालना है। अब क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की ओर है और यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस छोटे से वायर मैश में इट्स लाइक दो चार्ज प्लेट साथ साथ रखे हुए, तो इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस प्रकार है। तो नीचे से ऊपर की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, एक चीज सोचो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये वाला वायर मैश इस प्रकार है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करता है,
कि इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसकी स्पीड u है, तो u का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और u का एक कंपोनेंट नीचे की ओर होगा। नाउ कौन सा कंपोनेंट जो u का है वो हमारे पास चेंज होगा? तो बड़ा सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, फोर्स हमारे पास नीचे लगेगी, एक्सेलरेशन नीचे होगी, और जो नीचे की ओर वेलोसिटी होगी केवल और केवल वही चेंज होगी। यानी कि जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड उतनी ही होगी, वर्टिकल स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो इकलौती चीज जो आपको समझनी है वो ये कि अगर ये v स्पीड से आ रहा था, स्टार्टिंग स्पीड v थी, ये v स्पीड से आ रहा था और ये भी u स्पीड से जा रहा है, तो हमारे पास u की वैल्यू जो बड़ी है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का हाथ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई भी हाथ नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा कि भैया आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो सीधी सी बात ऐसी है कि v के अगर आप कंपोनेंट देखो और u के अगर आप कंपोनेंट देखो, वो कंपोनेंट कैसे होंगे? ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो v साइन अल्फा और इधर u साइन बीटा, दोनों बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास v साइन अल्फा और u साइन बीटा बराबर होंगे। दैट मीन्स मेरे पास साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u बाय v के बराबर। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये फैक्टर जो आ रहा है u बाय v दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल अल्फा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं ना। मैं चाहता हूं कि एंगल के इंडिपेंडेंट में एक बार v के बारे में बात कर सकूं कि v की वैल्यू कितनी होगी वो मैं निकाल सकूं। बहुत है बढ़िया, फाइनली भूल जाता है कि इसका काम लिखना है, तो हो जाता है कभी इसके साथ। ओके, तो हमारे पास u और v में रिलेशन निकालना है, क्या तरीका है सोचो जरा, है ना? सोचो 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 सोचो, सिंपल है, टफ नहीं है। इट्स जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, और वो जो एनर्जी बढ़ती है वो होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर। तो हमारे पास यदि शुरुआत में वेलोसिटी v थी, तो हमारे पास, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं या फिर एनर्जी इक्वेशन लिखता हूं, विच सेज कि शुरुआत में हमारे पास जो एनर्जी थी वो हाफ mv² के बराबर थी। हमने इसको v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया तो उसके पास एनर्जी जो है E इंटू वी के बराबर और आ गई, एंड दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी विच इज हाफ mu²। अब मैं यहां से u की वैल्यू निकालूंगा, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, u की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास v² प्लस में 2ev डिवाइड बाय m अंडर द रूट, और ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो। तो आपके पास साइन अल्फा बाय साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू u अपॉन v। इसको v से डिवाइड करोगे आ जाएगा 1 प्लस 2ev बाय mv², 1 प्लस 2ev बाय mv²। ऊपर पोटेंशियल है, नीचे स्पीड है, और एज यू कैन सी E कांस्टेंट, v m और स्मॉल v, इसने जो कहा था अल्फा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो चार्ज और मास तो सेम ही रहेगा, स्पीड और पोटेंशियल उसने दिया हुआ है जैसे ना, v और स्मॉल v, और हाँ देखो स्पीड और पोटेंशियल दोनों दिया, दोनों की वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल। दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आपको चाहिए। आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, अपने को सिर्फ समझना था कि ये कहना क्या चाहता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो आपको सिर्फ इतना सोचना था कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज जो फोर्स लगेगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी। दूसरी चीज, जब चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इनिशियल एनर्जी प्लस जो एनर्जी हम दे रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ये दो इक्वेशंस हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एंड इस प्रकार से सॉल्व किया गया। ठीक है,
तो इस टाइप से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, ये स्नेल्स लॉ भी लगा रहा है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हो, जो भी इसने बोला आप सब कुछ निकाल पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस, ठीक है, कह रहा है इन ए वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट लीव द एनोड विद बीम एंगल अल्फा। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गन जैसे मान लो, यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं अल्फा एंगल बनाते हुए निकलते हैं। ए मेटल लैटिस पेयर इज देन प्लेस्ड इन द वे ऑफ द बीम। तो हमारे पास एक लैटिस पेयर, वही हमारे पास जैसे वायर मैश का होगा, दो लगाए हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इनका beam, the potential difference should be applied to the lattice if we want the electron beam to form an angle of 2 alpha। हम चाहते हैं इसके बाद वो एंगल 2 अल्फा बनाने लग जाए। अभी वो अल्फा एंगल बना रहे हैं और निकलने के बाद वो 2 अल्फा एंगल बनाने लग जाए। इसके लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है वो पूछना चाह रहा है ये, कि V नॉट और अल्फा की वैल्यू दी है। V नॉट हमारे पास 60,000 है, अल्फा 30 डिग्री है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि वही वायर मैश ले लेते हैं पहले तो हम लोग। ठीक है, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अल्फा एंगल पर आ रहे हैं, ऐसा ले लेते हैं कुछ। ठीक है, और वो फिर 2 अल्फा पे जा रहे हैं। 2 अल्फा पे जाने का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार से ओपन अप हो जा रहे हैं। तो पहले अगर आप एंगल की बात करोगे और बाद में अगर आप एंगल की बात करोगे, पहले हाफ एंगल अल्फा बाय 2 है भाई, टोटल अल्फा तो हाफ एंगल अल्फा बाय 2 होगा, और जब ये टोटल एंगल 2 अल्फा है तो हाफ एंगल अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा बाय 2 से अल्फा पे एंगल पे हो रहा है। तो कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हमें बस इतना बताना है कि यहाँ पर V नॉट और अल्फा की वैल्यू अगर दी हुई है, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है एंड आई होप आप लोग इसे कर सकोगे। तो देखो हो क्या रहा है, शुरुआत में मान लो स्पीड u के बराबर है ना। इस बार तो इसमें स्पीड की बात ही नहीं की, शुरुआत में स्पीड u ले लेता हूं और बाद में स्पीड v ले लेता हूं। u की जहां तक बात है, हाफ m u स्क्वायर हमारे पास e इंटू वी नॉट के बराबर होगा, क्योंकि शुरुआत में इसने बोला है इन ए वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी नॉट। तो इलेक्ट्रॉन को जब वी नॉट से एक्सेलरेट करोगे तो उसके पास एनर्जी आएगी E इंटू वी नॉट के बराबर, एंड दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास E इंटू वी नॉट हाफ m u स्क्वायर आ गया। नाउ दूसरा ये स्पीड v है, स्पीड v हमें नहीं पता, लेकिन हम वो बता सकते हैं कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई करोगे तो क्या होगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि आप चाहते हो कि हमारे पास ये एंगल अल्फा बाय 2 से अल्फा हो जाए, है ना, फैल जाए। तो उसमें क्या होगा, देखो अल्फा बाय 2 एंगल होने का मतलब है कि आपके पास एक स्पीड u थी जो कि कुछ एंगल बना रही थी अल्फा बाय 2, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। आप जब एंगल अल्फा चाह रहे हो इस बार, तो इसका देखो क्या होगा ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड चेंज होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड चेंज करके अगर आपको एंगल बढ़ाना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर कर दूं। मैं ऐसे है, ऐसे है, मान लो इस तरीके से स्पीड u है एंड ये एंगल हमारे पास अल्फा बाय 2 है। आप इसी सिनेरियो में चाहते हो कि हम एंगल बढ़ा दें। एंगल बढ़ाने का तरीका समझो, आप लोग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा, ये चेंज क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर आपका न्यू केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही है जो पहले था
और आप एंगल अल्फा चाहते हो, तो आपके सिनेरियो में इस बार कुछ वेलोसिटी v इस तरफ होनी चाहिए ताकि ये एंगल हमारे पास अल्फा हो जाए। यहां से मैं u को हटा देता हूं, ये अल्फा बाय 2 हटा देता हूं, ये हटा देता हूं और ये हटा देता हूं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम रखते हुए मैंने ये किया, तो यानी कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट इतना था, अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया। हमने उसकी एनर्जी को कम किया ताकि हमारे पास ये एंगल क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, तो तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चेंज नहीं करना है, केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज करना है। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट छोटा होगा बड़ा होगा वो भी आपको दिख रहा है, क्योंकि हम वर्टिकल स्पीड को कम कर रहे हैं ताकि एंगल बढ़ जाए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो वही है, तो हम यहाँ पे एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। पहली चीज, u का जो ये वाला कंपोनेंट होगा u साइन ऑफ अल्फा बाय 2, और v का जो ये वाला कंपोनेंट होगा v साइन ऑफ अल्फा, दोनों बराबर होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, तो मैं कहूंगा सीधा सीधा u साइन ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू v साइन ऑफ अल्फा। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी v इंटू 2 कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, ठीक है। दूसरा वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। स्पीड अगर u से v हो रही है और स्पीड कम हो रही है, तो मैं कहूंगा कि देखो हमारे पास शुरुआत में एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, उसमें से हमने e इंटू वी कम कर दी, और अब फाइनली हमारे पास एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से e इंटू वी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से e इंटू वी को आप लिख सकते हो हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, e इंटू वी। अब अगर e इंटू वी ये है, हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर जैसे मैंने कहा था e इंटू वी नॉट के बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा e इंटू वी नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो यहां से e कट जाएगा, हमारे पास v आ गया, v नॉट आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आ गया। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड टू द लैटिस इफ वी वांट इलेक्ट्रॉन बीम टू फॉर्म एन एंगल ऑफ 2 अल्फा आफ्टर लीविंग। तो v नॉट दिया हुआ और अल्फा दिया हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास ये u और v में रिलेशन है कि v अपॉन u इज 1/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहां पर आप वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट एन आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है, सिंपल सी चीज, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने अल्फा बाय 2 था, अल्फा था, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं हटा देता हूं। तो आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीज चेंज हो रही है क्या बढ़ रही है, वैल्यूज आपको दी हुई है, वैल्यूज पुट करोगे विल गेट योर आंसर, बट तरीका यही है सिंपल सा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अगेन इसको सोचना कि क्या है हुआ है क्या नहीं हुआ है, दिस इज समथिंग जो कि अभी तक एडवांस ने बहुत ज्यादा टच नहीं किया है, मे बी इस बार टच कर लें तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। वी डोंट नो खैर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी तो हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो माइट भी आगे आपको हेल्प कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, आप लोगों को इसको खुद से सॉल्व करना है, और है ये भी आसान ही, ज़्यादा टफ नहीं है, और एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस हैं, मतलब थोड़ा बहुत आप अगर इसको देखोगे सॉल्व करोगे ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि शायद मैच कर जाए, शायद, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें आगे कैसा क्वेश्चन है, खुद से जरूर करना, मतलब यहाँ पे वीडियो पॉज करे खुद से ट्राई जरूर करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ स्क्वायर प्लेट्स विद साइड C दैट आर एट ए डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट, ठीक है। दो प्लेट्स हैं C बाय C की और d डिस्टेंस अपार्ट है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए जनरेटर ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज U, तो हमारे पास एक बैटरी से जोड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल U के बराबर है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज ओरिजिनली फिल्ड विद एयर,
शुरुआत में उसमें हवा थी। ए प्लेट विद रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, बार बार एप्सिलॉन आर लिखने से अच्छा आप के भी लिख सकते हो इफ यू वांट, ठीक है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। तो इसको इंसर्ट किया जा रहा है लेकिन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट के साथ, एज शोन इन द फिगर। द इंसुलेटर स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट, फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन डिटरमाइन द चार्ज टाइम फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर एंड द चार्जिंग करंट टाइम फंक्शन। मतलब QT और IT का हमें फंक्शन बताना है। स्केच द शेप ऑफ द फंक्शंस एज वेल, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड ऑफ द चार्जिंग करंट। तो हमें सारी वैल्यूज भी फाइन, मैक्सिमम वैल्यूज भी बतानी है, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कैपेसिटर की एक प्लेट, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ठीक है। हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और इसको इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं, और क्या होगा ना कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग K मान लेते हैं, और किसी इंस्टेंट पे मान लो ये x डिस्टेंस चली गई है एट t इज इक्वल्स टू t, ठीक, इसी समय t पर ये x डिस्टेंस अंदर जा चुकी है। क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अगर आपको इस समय पर इसकी स्पीड चाहिए आप वो भी निकाल सकते हो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो, तो यह आ जाएगा। u की वैल्यू दोनों जगह 0 है। अब कैपेसिटर की बात करते हैं। क्योंकि ये कैपेसिटर एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, U वोल्ट की बैटरी से, हमारे पास जो इसकी कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी वो चेक करते हैं। कैपेसिटेंस जो आएगी, जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन किया होगा ना कि थोड़ा सा कुछ स्लैब अंदर है तो क्या हो रहा होगा कैपेसिटेंस। पहली बात तो आप इसको इस पोर्शन को और इस पोर्शन को एक अलग कैपेसिटर मानोगे और इस पोर्शन को अलग कैपेसिटर मानोगे। एंड क्योंकि ऊपर दोनों की प्लेट सेम है, नीचे दोनों की प्लेट सेम है, दोनों पैरेलल में होंगे और पैरेलल में कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाता है। तो अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस लिखना चाहूं, मैं C1 प्लस C2 लिखूंगा, और कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस लिखोगे तो आ जाएगा K टाइम्स, क्योंकि यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। ये x है, अंदर की ओर C है तो ये x इंटू C हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस इनके बीच का D होगा, प्लस C2। C2 में हमारे पास हवा ही है तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। अब टोटल ये C था तो बचा हुआ हमारे पास कितना हो जाएगा, C माइनस एक्स के बराबर, तो आ जाएगा C माइनस एक्स टाइम्स C डिवाइड बाय डी। ये पास कैपेसिटेंस है, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट C बाई डी इंटू के एक्स C माइनस एक्स, तो आ जाएगा C प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स। ये वापस कैपेसिटेंस आ गया। कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो आप यहां पर कैपेसिटेंस को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू C डिवाइड बाई डी टाइम्स C प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स इज हाफ एटी स्क्वायर। तो आ गया कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर बाई डी प्लस में A इंटू K माइनस 1, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट C A इंटू K माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस टी, हाँ, तो टी स्क्वायर का फंक्शन और K इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास एक पैराबोलिक फंक्शन बन जाएगा। और
टी इक्वल टू 0 पर हमारे पास कैपेसिटेंस की कुछ ये वैल्यू होगी। नाउ अगर मुझे चार्ज या करंट की बात करनी है तो उसकी बात करते हैं। क्यू हमारे पास सीवी के बराबर होता है, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर यू डिवाइड बाय डी। क्यू इज इक्वल्स टू सीवी लिख देता हूं, सी यू डिवाइड बाय सी स्क्वायर यू डिवाइड बाय डी प्लस में एप्सिलॉन नॉट सी ए के माइनस 1 यू डिवाइडेड बाय 2d इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक पैराबोलिक फंक्शन बन जाएगा 4, और हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। करंट अगर आपको निकालना है, आपको डी क्यू बाई डी टी करना है। आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जरा करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कांस्टेंट फैक्टर 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट सी ए इंटू के माइनस 1, एप्सिलॉन नॉट सी ए इंटू के माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट सी ए इंटू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर टी, और ये यू आ जाएगा। ये हमारे पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। और ये सब कब तक चलता रहेगा? देखो, जैसे जैसे स्लैब अंदर जाती जाएगी चार्ज बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बार जब स्लैब पूरी ऑक्यूपाई कर ली, एक बार जब स्लैब ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज भी कांस्टेंट हो जाएगा, और चार्ज कांस्टेंट होने का मतलब है करंट 0 हो जाएगा। कितने टाइम बाद कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगी स्लैब? ठीक है, तो मैं वो फाइंड कर लेता हूं। आफ्टर हाउ मच टाइम slab will be completely inside the capacitor। तो वो टाइम अगर आपको निकालना है तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम लोग यूज करेंगे S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्लैब को c डिस्टेंस चलना है, स्लैब को यहां से यहां c डिस्टेंस चलना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हमारे पास a के बराबर है, तो जो टाइम उसको लगेगा वो लगेगा 2c बाय a का स्क्वायर रूट। इतने समय बाद हमारे पास चार्ज भी मैक्सिमम होगा और करंट 0 होगा। तो आई विल से एट t इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास, देखो अगर आप t इक्वल टू 0 देखोगे, चार्ज हमारे पास इतना होगा और करंट हमारे पास 0 होगा। तो t इक्वल टू 0 रहने देते हैं, t इज इक्वल टू टी नॉट पे बात कर लेते हैं। t इज इक्वल टू टी नॉट, q विल बी इक्वल टू q मैक्स एंड I विल बी इक्वल टू I मैक्स आफ्टर फॉर t ग्रेटर देन टी नॉट। अब t ग्रेटर देन टी नॉट होने पे क्या होगा ना, चार्ज कांस्टेंट होगा, उसके बाद वो वेरी करना बंद कर जाएगा। तो हमारे पास Q विल बिकम कांस्टेंट, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो जाएगा, U कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल टू C भी कांस्टेंट हो जाएगा, और चार्ज कांस्टेंट होने का मतलब करंट 0 हो जाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि हमारे पास चार्ज जो होगा QT ग्राफ, और IT ग्राफ। ये देखो, हमारे पास चार्ज की कुछ वैल्यू है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा टिल वैल्यू टी नॉट, जहां पर कंप्लीट ऑक्यूपाई कर लेगा कैपेसिटर स्लैब को, एंड उसके बाद चार्ज कांस्टेंट देगा। लेकिन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और शुरुआत में वो 0 है, वो बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? टी नॉट तक, उसके बाद वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ग्राफ रहेगा करंट वर्सेस टाइम का। तो ये चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये ग्राफ हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे कैसे चार्ज वेरी कर रहा है और कैसे करंट वेरी कर रहा है, एंड ग्राफ्स ऑल्सो। ध्यान रखना इन चीजों को। शुरुआत में अगर आप यहाँ पर स्लोप देखोगे, स्लोप 0 होगी इसलिए करंट 0 होगा। यहाँ पे एब्रप्ट चेंज है इसलिए यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूअस कर्व बन रहा है। ठीक है, ओके। आइए देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, two coaxial rings each of radius capital R made of thin wire as are separated by a small distance L which is very less than capital R and carry the charges Q and minus Q. Find the electric field potential and strength at the axis of the system as a function of x coordinate, जैसा फिगर में दिखाया गया है. Show in the same drawing the approximate plots of function obtained. Investigate these function at x very greater than R. तो हम लोग देखते हैं कि कैसा फंक्शन बनेगा. फंक्शंस को समझते हैं. रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होता है. अगर आपके पास एक रिंग है, x डिस्टेंस, r रेडियस, चार्ज q, अगर ये पॉइंट p है, p पॉइंट पर पोटेंशियल होता है KQ बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अगर आपको फील्ड चाहिए P पॉइंट पर, आप इसको dv बाई dx कर सकते हो और आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये पावर 1/2 है तो आ जाएगा k q डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2x. तो k q ऐसा ना 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1, ओके 1/2 हो रहेगा ना इधर, माइनस का 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा k q x ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2. और ये आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा. ठीक है, ये 1/2 कैसा है, पावर माइनस 1/2, माइनस मैंने साइन हटा दिया है, माइनस माइनस प्लस कर दिया है, तो आ जाएगा 1/2 के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3/2 इंटू 2x, 2 से 2 काट दो, के क्यू एक्स और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड टू पावर 3/2. तो हमारे पास पोटेंशियल और फील्ड इस तरीके से वेरी करते हैं. तो आप पोटेंशियल निकाल लो तो फील्ड के लिए आपको सब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और यही चीज मैं इस केस के लिए करूंगा. तो क्या होगा कि अगर आप दो रिंग्स लेते हो लाइक दिस, एक ये है और एक ये है, एंड देन देयर इज द सेंटर लाइन. ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस L है, और हम जो मेजरमेंट लेना चाहते हैं वो हम यहां से लेना चाहते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर P पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल कितना होगा. तो अगर आप पहली वाली रिंग की बात करोगे, ये पहली वाली रिंग है, ये दूसरी वाली रिंग है, पहली वाली रिंग से डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस L/2 और दूसरी वाली रिंग से डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस L/2. तो हमारे पास जब पोटेंशियल लिखोगे P पॉइंट पर, वो आ जाएगा k q, इसका प्लस q ले लेते हैं, इसका माइनस q ले लेते हैं, k q डिवाइड बाय डिस्टेंस, जो x के पास है वो पॉजिटिव है ना, इसको प्लस q लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव. ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाले के लिए अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का होल स्क्वायर. डिस्टेंस जैसे मैंने कहा वो हो जाएगा x माइनस L/2, आ जाएगा x माइनस L/2 का होल स्क्वायर, माइनस क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यह आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस x प्लस L/2 का होल स्क्वायर. नाउ यहां तक मैंने कर दिया है सॉल्व. नाउ यू शुड, मतलब इसके आगे आप लोगों को खुद कैलकुलेशन करनी है, although मैं भी करूंगा कैलकुलेशन, आप लोग चाहे साथ साथ कर सकते हो या फिर आप खुद से कैलकुलेट कर लो, फिलहाल तो बेटर है, फिर आप मेरी कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो. इसके बाद क्या होगा ना, आप इसको ओपन करो, पी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाए के क्यू, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन बहुत बार काम आएगी एडवांस में, तो अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो अभी तो बढ़िया है. तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्सएल का रूट माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर बाय 4 प्लस में एल एक्स का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि एल आर से बहुत छोटा है तो हम एल स्क्वायर बाय 4 को आर स्क्वायर के सामने लगभग 0 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया कि इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ब्रैकेट में कंसीडर करो और इसको पूरे के पूरे बाहर ले जाओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इधर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस एल एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2 और फिर माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एल एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। सॉरी, इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, ये अगर आप इसमें बाइनोमियल लगाओगे आ जाएगा 1 प्लस एल एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस प्लस एल एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू एल एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पी। ये हमारे पास पी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ये कौन सा पी पॉइंट है, जो कि हमारे पास इनके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, के क्यू एल एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर आप x को बहुत बड़ा लेते हो तो हमारे पास नीचे x क्यूब बच जाएगा, तो इसी को आप लिख सकते हो इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो हमारे पास जो p पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा वो आ जाएगा के क्यू एल एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स क्यूब हो जाएगा, तो नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। तो यह आ जाएगा के क्यू एल बाय एक्स स्क्वायर। और अगर आप इसको गौर से समझो, x बहुत बड़ा होने का मतलब है कि ये जो रिंग्स है ना ये बहुत छोटी छोटी हैं, और बहुत छोटी छोटी रिंग्स को अगर आप चार्ज इनटू डिस्टेंस को डाइपोल मान लो, तो केपी बाय एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि एक्शियल पॉइंट पे एक्चुअल का पोटेंशियल होता है, केपी बाय एक्स स्क्वायर, केपी बाय आर स्क्वायर पढ़ा हुआ ना, ये वो चीज आ रही है आपके पास, ठीक है। अब आपको अगर फील्ड निकालनी है, आप इसको डिफरेंशिएट करके फील्ड निकाल सकते हो, जैसे मैंने पहले भी आपको शो किया। तो इसको सॉल्व करते हैं, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, फील्ड निकालते हैं, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे रखो। अच्छा, इसमें जो कॉमन वाले कांस्टेंट है वो निकाल दे, के क्यू एल बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू एल बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को एज इट इज रखा 3/2, ऊपर x है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करोगे, यह आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा के क्यू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ऊपर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर ले लो। अब ये 1/2 गया तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया और ये आ गया -3x स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा के क्यू एल इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 - 1/2 हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास पी पॉइंट का फील्ड आ गया।
और अगर आप x को बहुत बड़ा लिख दोगे तो r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हमारे पास ये 2x स्क्वायर बच जाएगा और इधर सिर्फ x स्क्वायर की पावर 5/2 x की पावर 5 बच जाएगा। कैंसिल आउट करोगे आपके पास फील्ड आ जाएगी। तो इट विल बी लाइक दिस कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अच्छा माइनस साइन स्टार्टिंग से गायब हो गया था ना, ये माइनस साइन है। अगर x बहुत बड़ा होगा तो आ जाएगा फील्ड एट p इज इक्वल्स टू 2k QL डिवाइड बाय x की पावर 5 और x स्क्वायर, x की पावर 3 बच जाएगा x क्यूब। और अगर आप इसको देखोगे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि फील्ड इज इक्वल्स टू 2k p डिवाइड बाय x क्यूब, वेयर p इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्यों x बहुत बड़ा होने का मतलब है कि ये पॉइंट बहुत दूर है, तो ये जो दो रिंग्स है दिस विल एक्ट एज स्मॉल पॉइंट चार्जेस, और एक नेगेटिव क्यू और एक पॉजिटिव क्यू को अगर आप रखोगे तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। और डाइपोल वाला पोटेंशियल हमारे पास आया kp बाय एक्स स्क्वायर, और डाइपोल वाली ही फील्ड आई एक्सियल पॉइंट पे 2kp बाय एक्स क्यूब। तो वही दो रिंग्स जो कि छोटी छोटी हैं, बहुत दूरी से अगर देखोगे तो वो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही हैं, और उनका फील्ड और पोटेंशियल बिल्कुल वही है जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोगों ने पहले फाइंड किया हुआ है। दीज आर योर आंसर्स। आई गेस आप लोगों को कुछ नया समझ में आया होगा कैसे आप लोग निकाल सकते हो, एंड ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें भी आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, एंड सोचने वाला क्वेश्चन है। ऐसा आप एकदम से करो देखो और कहो हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार ढंग से स्टेटमेंट को पढ़ो। मेरे ही सॉल्व करने से पहले जब तक आप स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिस्पाइट बीइंग इजी, सोचना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग एक बार इसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। फिर हम लोग ट्राई करेंगे क्या है क्या नहीं है, पर पहले आप लोग एक बार इसको ढंग से देखो क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करके पढ़ लो, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बीड कैन स्लाइड ऑन ए सर्कुलर फ्रिक्शनलेस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि फ्रिक्शनलेस है, सर्कुलर है, इसमें एक चार्ज्ड बीड है, ये बीड रखी हुई है। ए पॉइंट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर। इस तरीके से एक डाइपोल रखा हुआ है, ये हमारे पास नीचे से ऊपर की ओर, is fixed at the center of the circle with the dipole's axis lying in the plane of circle। तो अगर सर्कल इस प्लेन में है तो डाइपोल भी इस प्लेन में ही है। ठीक है, प्लेन वही है। इनिशियली द बीड इज ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द डाइपोल एज शोन इन द फिगर। वो 90 डिग्री पे रखा हुआ डाइपोल से, जैसा उसमें शो किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द बीड मूव आफ्टर इट इज रिलीज्ड। अगर हम इसको रिलीज कर दें तो बीड कैसे मूव करेगी। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द बीड। जो बीड है उस पे स्ट्रिंग कितनी नॉर्मल फोर्स लगा रही है ये हमें बताना है। वेयर विल द बीड फर्स्ट स्टॉप्स आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। रिलीज करने के बाद बीड सबसे पहले कहां रुकेगी ये हमें बताना है। हाउ वुड द बीड मूव इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो बीड कैसे मूव करेगी ये हमें बताना है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचना है। एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल वंस। ठीक है, कुछ इस प्रकार है, हमें समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ओके देखो क्या होता है कि डाइपोल है और हमें कुछ चीजें समझनी है, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला याद दिला देता हूँ डाइपोल वगैरह के, क्योंकि क्या होता है ना, हमें पता तो होता है फॉर्मूला क्या है लेकिन हम कुछ चीजें भूल जाते हैं उसमें। तो बार वो फॉर्मूला समझ लेते हैं। क्या होता है ना कि हम जो एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं ना, वो यहां से एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव साइड से। मतलब डाइपोल ऐसे है और आप पीछे किसी पॉइंट पे कुछ बताना चाहते हो तो ये एंगल थीटा लिया जाता है। इस तरीके से ही कैलकुलेशन की गई है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास डाइपोल ऊपर की ओर है और बीड नीचे जाएगी, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो इस तरीके से बड़े वाला एंगल आएगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो हमारे पास
यहां पर जो फील्ड होगी वो इस प्रकार, इस डायरेक्शन में 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, और इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक इस तरफ kp साइन थीटा बाय आर क्यूब रहेगी। ये हमारे पास फील्ड इस प्रकार रहेगी। और यहां पर अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो वो हमारे पास हो जाता है kp cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दीज आर द फॉर्मूलाज जो कि आप लोगों ने डाइपोल में डिराइव किए गए हैं। थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हमारे पास cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो जो हम लोग पहले यहां पर इस प्रकार रखते थे एरो को, और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो फील्ड अंदर की ओर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो मैंने कहा है वही रहेगा कि cos में 180 माइनस थीटा करोगे तो रहेगा तो माइनस cos थीटा ही ना। तो अपने पास वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे तो वही रहेंगी, डायरेक्शन वाइज बस इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, बाकी सब ऐसे रहता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। नाउ हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में पोटेंशियल है, फील्ड है, अगर ऐसे है, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आपको एनर्जी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ताकि आप स्पीड वगैरह निकाल सको। तो वो कैसे निकालोगे, देखो ये वो हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, और बीइंग पॉजिटिव नेगेटिव, और एक सेंटर लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर सेंटर लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या है ना कि बीड शुरुआत में यहां पर थी, और लेट्स से कुछ समय बाद बीड यहां पर है। ग्रेविटेशन वाला चक्कर नहीं है तो हम वो kp cos थीटा mgh वाला फैक्टर भूल जाएंगे, सिर्फ kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर वाले फैक्टर को याद रखेंगे। एक वर्टिकल और लाइन ले लेते हैं क्योंकि यहीं से हमको एंगल मापना है, लाइक दिस। तो हमारा जो एंगल होगा ना वो यहां से मेजर होगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अब अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो, जिसमें आप लिखते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब बताओ अगर आप डाइपोल से 90 डिग्री पे हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है तो वो हो जाएगा Q इंटू 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं यहां पर इसकी स्पीड v के बराबर है, तो आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस चार्ज इंटू पोटेंशियल, आ जाएगा k p cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप v की वैल्यू की बात करोगे तो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 2k p q cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर m विद ए नेगेटिव साइड, और क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो मत सोचना कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो सर वैल्यू तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गई, ऐसा नहीं है। cos थीटा इज ऑलरेडी नेगेटिव तो हमारे पास स्पीड पॉजिटिव आएगी। नाउ v अगर माइनस 2k pq cos थीटा बाय mr स्क्वायर है हमारे पास, तो इसने क्या बोला था, इसने कहा था हाउ डज द बीड मूव आफ्टर इट इज रिलीज्ड, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। तो mg वाला फैक्टर तो है नहीं, एक बार हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वजह से फोर्स कितनी लग रही होगी, फोर्स निकालते हैं। फोर्स हमारे पास जो लग रही होगी वो लग रही होगी चार्ज इंटू फील्ड QE। चार्ज हम Q ही रखते हैं और फील्ड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2k p cos थीटा डिवाइड बाय रेडियस का Q, याद जाएगा। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बीड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो ही फोर्सेस इस पे एक्ट कर सकती हैं, पहली फोर्स हमें पास एक्ट करेगी फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा नॉर्मल जो कि बीड लगा सकती है। तो अगर इस पे अंदर की ओर फोर्स लग रही है
तो बीड उसको मतलब स्ट्रिंग उसको रोकने के लिए बाहर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो हमारे पास इस तरफ बाहर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है n, और अगर आपको चाहिए n की वैल्यू तो आप क्या कहोगे कि f माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, f माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। f की वैल्यू लिखते हैं। फोर्स का वैल्यू है 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, 2kp cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम बाय आर इंटू वी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2kp cos थीटा बाय एम आर स्क्वायर, 2kp cos थीटा डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। और नेगेटिव साइन मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अब मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, तो ये सारे मैग्नीट्यूड्स जब आप लिखोगे एम और एम कट जाएगा यहाँ पर, और ये 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, ये वाला पूरा फैक्टर भी कट जाएगा और आपको दिखेगा कि नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास 0 है। इसका मतलब क्या बना कि जो हमारे पास इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रही है वो वही फोर्स है जो कि एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है। एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू और उस फोर्स की वैल्यू हमेशा इक्वल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द थीटा। दैट मीन्स जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ जा रही है। तो हमारे पास इस बीड के पास मूव करने के लिए और कुछ खास जरूरत है नहीं, बीड को मूव करने के लिए और कुछ नहीं जरूरत पड़ रही। तो दैट मीन्स दैट सिंपली इंडिकेट्स कि हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग या ये वाला लूप हो चाहे ना हो, ये वैसे का वैसे ही घूमेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक जाएगा। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती क्योंकि थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू सॉरी पॉजिटिव नहीं हो सकती क्योंकि फिर वी की वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। तो हमारे पास यहां से स्टार्ट करेगा, यहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी, यहां पर आकर ये रुक जाएगा और फिर ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास से ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही है। तो इसका मतलब है बिना इस रिंग के ये सर्कल में घूम सकता है, इसको जरूरत नहीं है रिंग की। तो ये भी एक बढ़िया मतलब एक अच्छी चीज है जो कि आपको काम आ सकती है, शायद एडवांस में इसका यूज हो जाए। अगेन वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट स्टिल एक अच्छे कंसेप्ट है जो कि आपको बताता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ रेडियस, अगर आप डाइपोल की प्रेजेंस में इसको पीरियोडिक मोशन कराना चाह रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है। यहां से आप रिलीज करोगे ऑलरेडी पीरियोडिक मोशन ही करेगा, ठीक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा जरूर सॉल्व करके देखना, हमने कैसे एनर्जी की बात की, हमने कैसे चीजें लिखी हैं, कैसे नॉर्मल रिएक्शन 0 आया, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला करेंगे। अगेन क्वेश्चन जो है खुद से आपको पढ़ना है, समझना है, करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ढंग से इसे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़ना है क्या बोल रहा है, तो अपनी भाषा में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ते जाओ और उसको हिंदी में कन्वर्ट करते जाओ, समझते जाओ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, एक एक करके करते जाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो पॉज करके पढ़ लो, मैं पढ़ रहा हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर ओ इज ई नॉट। मतलब हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, इसकी सरफेस पे चार्ज है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट के बराबर है। A part of the surface is isolated from this hemisphere by two planes passing through the same diameter and forming an angle alpha with each other. जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस वाले पोर्शन को अलग कर दिया गया है जो कि अल्फा एंगल बना रहा है एक, ठीक है। Determine the electric field strength E produced at the same point O by the charges located on the isolated surface। तो जो लेफ्ट साइड में हमारे पास सरफेस है, इस पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें बतानी है।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ई नॉट दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग भी लगाना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। क्या होगा इस केस में कि लेट्स से हमारे पास इस प्रकार से एक सर्कल है एंड ये अब हमने उसको हेमिस्फीयर बना दिया। इस हेमिस्फीयर के टोटल की वजह से जो फील्ड है सेंटर पे वो हमारे पास ई नॉट के बराबर है। फिर उसने क्या कहा कि हमने क्या किया ना, इसको इस प्रकार से एक और प्लेन से काट दिया सच दैट ये टोटल एंगल अल्फा है। द क्वेश्चन इज कि इस वाले पोर्शन की वजह से फील्ड कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि मतलब मैं तो फिर ये कहूंगा एक बार वीडियो पॉज करके सोचो क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। है ये सिंपल सा सिमेट्रिसिटी का केस, आपको सिमेट्रिक कंडीशन सोचनी है, थोड़ी सी देखनी है कि क्या क्या सिमेट्री लग सकती है और उसके बाद सॉल्व करना है। इसमें कोई कैलकुलेशन खास नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब करेंगे कैसे वो देखो, ये एंगल अगर आपके पास अल्फा है, ये पोर्शन पूरा अल्फा है, जब ये पूरा हेमिस्फीयर है इसकी वजह से टोटल फील्ड जो है वो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, यानी कि इस पूरे एंगल के एंगुलर बाइसेक्टर से पास हो रही है। लेकिन अगर आप एक अल्फा एंगल का पोर्शन लोगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके एंगल से पास होगी, यानी कि अल्फा बाय 2 से पास होगी। दैट सिंपली इंडिकेट्स कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्रकार से वो यहां से अल्फा बाय 2 एंगल बना रही होगी। वहीं जो ये बची हुई केस है, बचा हुआ पूरा केस है, ये हमारे पास 180 माइनस अल्फा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास जो एंगल बनाएगी 180 माइनस अल्फा का हाफ हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय 2। अगर ये 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा तो हमारे पास अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन से फील्ड जो होगी वो अल्फा बाय 2 होगी हॉरिजॉन्टल से, इस वाले पोर्शन की वजह से जो भी फील्ड होगी वो अल्फा बाय 2 होगी वर्टिकल से। अब लेट्स से ये हमारे पास E1 है, ये हमारे पास E2 है एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं ये 90 माइनस अल्फा बाय 2 एंगल यहां पे शो कर दे रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ कम्स द पार्ट जहां पे हमें E1 और E2 और E0 में रिलेशन समझने हैं। अगर आप खुद सोच पाओ तो यार बहुत ही बढ़िया है ना, मतलब वही चीज तो हम चाहते हैं कि खुद से सोचना शुरू कर दो, अब तो समय भी आ चला है। तो देखो E1 और E2 की अगर मैं बात करूं, E0 is that net field, E1 is field due to this portion and E2 is field due to this portion। E1 और E2 का बड़ा सिंपल सा कहना है कि यार देखो E1 और E2 आर मतलब इसका और इसका अगर E1 और E2 फील्ड है तो जो नेट फील्ड होगी वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। तो यानी कि अगर आप E2 और E1 को वेक्टोरियली ऐड करोगे तो आपको E0 मिलना चाहिए। दूसरे टर्म में आप ये भी बदल सकते हो कि अब क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं तो E0 का एक कंपोनेंट हमारे पास E2 है और E0 का एक कंपोनेंट हमारे पास E1 है। पहले मैं आपको अलग अलग वे में करके बताया, तो पहले मैं ऐसी बात करता हूं कि E1 और E2 का वेक्टर एडिशन E0 देना चाहिए। तो यानी कि अगर नेट वर्टिकल फील्ड बचेगी तो हॉरिजॉन्टल फील्ड 0 होनी चाहिए। तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो cos अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो E1 cos ऑफ अल्फा बाय 2 शुड बी इक्वल टू E2 का जो साइन अल्फा बाय 2 कंपोनेंट होगा E2 साइन अल्फा बाय 2 बराबर होना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरा, E0 मस्ट बी वेक्टर एडिशन ऑफ E1 और E2। तो हमारे पास जो E0 की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी E1 का वर्टिकल कंपोनेंट विच इज साइन अल्फा बाय 2 और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट विच इज cos अल्फा बाय 2। अब एक बार यहां से E2 की वैल्यू उठाओ और इसमें डाल दो, क्या आ रहा है देखो, E0 इज इक्वल्स टू E1 साइन ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस में E2 की वैल्यू लिखोगे E1 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा बाय 2। साइन अल्फा बाय 2 नीचे आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा।
एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 हो जाएगा और ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी E1 डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा बाय 2 और यहां से E1 की वैल्यू आ गई ई नॉट साइन ऑफ अल्फा बाय 2। तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई ई नॉट साइन ऑफ अल्फा बाय 2, ये एक चीज आ गई। दूसरा जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि आप और क्या सोच सकते हो, दूसरी चीज आप ये सोच सकते हो कि भाई आपको अभी समझ में आया कि ई नॉट इज द नेट फील्ड, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा बाय 2 एंगल पर E2 है, ये हमारे पास E1 है, सच दैट ये दोनों मिलकर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो आप ये भी तो सोच सकते थे ना कि यार E1 और E2 जब ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो बेसिकली E1 और E2 आर द कंपोनेंट्स ऑफ E नॉट। तो E नॉट का अगर आप cos अल्फा बाय 2 वाला कंपोनेंट लोगे वो आपके पास E2 आएगा और अगर आप sin अल्फा बाय 2 वाला कंपोनेंट लोगे तो आपके पास E1 आएगा। तो सीधे E1 की वैल्यू हमारे पास ई नॉट साइन ऑफ अल्फा बाय 2 आ जाएगी। ये सिर्फ तभी कर सकते हो जब एंगल 90 डिग्री है, हमेशा नहीं, ठीक है। E1 और E2 आर टू कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो आप डायरेक्ट cos अल्फा बाय 2 और sin अल्फा बाय 2 वाली चीज यूज कर सकते हो, हमेशा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वेक्टर आपने पढ़ा है, मैथ्स में ही पढ़ा है कि एंगल 90 डिग्री पे sin अल्फा cos अल्फा वाली चीज आती है, हर एंगल पे नहीं आती sin अल्फा cos अल्फा वाली चीज, ठीक है। तो वैल्यूज आ जाएंगी डायरेक्ट सिंपल। तो इसलिए मैं कह रहा था सिमेट्री का केस है, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर भी निकल आएगा आराम से, ठीक है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, विच इज ऑफ कैपेसिटर्स और PYQ है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर से अगेन जो लास्ट क्लास में बोला था, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, मोर देन मतलब ये मान लो कि 30% से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इजी साइड में होते हैं और 30% अगर आप इजी क्वेश्चन कर ले रहे हो, मैं इजी मतलब अच्छे वाले इजी बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा बिल्कुल मीडियम टाइप के इजी, नहीं, नॉर्मल इजी, जैसे मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मेन से हल्के फुल्के ऊपर वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लेते हो तो सोचो आपके 20-30% मार्क्स तो हो ही गए ना, उसमें आप क्वालिफाई तो आराम से कर लोगे। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है मीडियम वाले क्वेश्चन करना, जिनको करने में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है और टफ वाले क्वेश्चन मेजोरिटी में नहीं कर पाते हैं, है ना। एडवांस में आपने देखा होगा फिर से वही 50% से ऊपर बहुत ही कम बच्चे जाते हैं, बहुत कम बच्चे। तो आप लोगों को जो चीज़ का मेन ध्यान रखना है वो ये कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं यार उनको पहले फटाफट से करो, ताकि वहां पे अपने मार्क्स एटलीस्ट एक कॉलेज तो सिक्योर हो जाए, उसके बाद अपन अच्छे अच्छे कॉलेज पे जाने के लिए अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करते जाएंगे। इजी वाले क्वेश्चन करना ज़्यादा जरूरी है। तो देखो क्वेश्चंस फिर से कहूँगा, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको सॉल्व करके देखना, पॉज करके एक बार रीड करो, फिर मैं रीड करता हूँ और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2, C3 हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैरड। हाँ दिख रहा है हम लोगों को कि 3 कैपेसिटर लगाए गए हैं, सभी 1 माइक्रोफैरड दिया गया है। दे आर अनचार्ज्ड आएगा, अनचार्ज्ड इनिशियली। दे आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर and C1 is then filled completely with the dielectric material of relative permittivity epsilon r. The cell EMF V0 is 8 volt. First the switch S1 is closed while the switch S2 is kept open. When the capacitor C3 is fully charged, S1 is opened and S2 is closed. Okay, first switch S1 is closed while S2 is open. ये open है, ये close है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ C3 जो है वो हमारे पास चार्ज हो रहा है। When the capacitor C3 is fully charged, अब उसको हमने fully charge कर दिया, S1 is opened, इसको हटा दिया, यानी कि बैटरी किसी काम की नहीं रही, S2 क्लोज कर दिया, यानी कि इन दोनों को इसके साथ जोड़ दिया simultaneously. When all the capacitors reach equilibrium, the charge on C3 is found to be 5 microcoulomb. The value of epsilon r is K की वैल्यू में बतानी है, ठीक है। देखो भैया, ये अगर 8 वोल्ट है, ये 1 माइक्रोफैरड है, तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 माइक्रोकूलम,
शुरुआत में इस पे जो चार्ज होगा वो होगा ±8 माइक्रो कूलम के बराबर। ठीक है, उसके बाद जब इससे जोड़ा है तो क्या होगा वो हम समझते हैं। देखो सर्किट बना रहा हूं, ये वो वाला कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, ये इसके साथ वाला कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर चार्ज किया हुआ है। शुरुआत में मान लो ये हमारे पास इस तरीके से अनचार्ज है, इसका आ जाएगा वैल्यू k माइक्रोफैरड, ये हमारे पास 1 माइक्रोफैरड और ये हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास ±8 माइक्रोकूलम है। और आफ्टर स्विचिंग, मतलब क्लोज को स्विच करने के बाद क्या होगा, स्विच को क्लोज करना है, क्लोज को कौन स्विच करता है, सॉरी, स्विच एस को हमने बंद किया, उसने कहा उसके बाद इस पे जो चार्ज आ गया वो 5 माइक्रोकूलम के बराबर आ गया। अगर इस पे पहले 8 था और 5 माइक्रोकूलम गया है तो 3 माइक्रोकूलम फ्लो होके यहां गया, तो यहां पर आएगा प्लस का 3 माइक्रोकूलम, यहां पर आएगा माइनस का 3 माइक्रोकूलम, फिर यहां पर आएगा प्लस का 3 माइक्रोकूलम, यहां पर आएगा माइनस का 3 माइक्रोकूलम। तो यहां से 3 माइक्रोकूलम यहां पे मिलेगा, तो जो -8 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम हमें माइनस का 5 माइक्रोकूलम देगा। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लूप घुमाना है, यहां से लूप घुमा दो, यहां से जाओ और नेट पोटेंशियल को 0 कर दो। V इज इक्वल टू Q/C होता है, तो आप यहां से आ जाओगे प्लस का 5/1 Q/C, Q इज 5 माइक्रोकूलम, C इज 1 माइक्रोफैरड, यहां से आओगे -3/K, माइनस का 3/K, माइनस का 3/1 शुड बी इक्वल टू 0, तो 3/K उधर ले जाते हैं, 5 - 3 हो गया हमारे पास 2 के बराबर, तो यहां से K की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 के बराबर। इतना सिंपल क्वेश्चन। अब बस इतना ही रह गया कि वो आपको आंसर लिख के दे दे, इससे ज़्यादा तो कुछ खास बचा है नहीं, क्योंकि यार ये सिंपल क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं और 18 में ये आपका एडवांस में भी आया था, और ऐसा नहीं है कि 18 में ही आया था, और भी क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी किस चैप्टर में से कभी किस चैप्टर में से। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट मारते रहना है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग थोड़े सा प्रैक्टिस भी कर सको। क्वेश्चन इज दिस, ये आपके लिए होमवर्क है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वही इसमें एक कैपेसिटर चार्ज, जो अभी हमने किया है उसमें एक कैपेसिटर चार्ज था, 2 अनचार्ज थे, इसमें 2 चार्ज हैं, 1 अनचार्ज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद आपको KVL लगाना होगा, जो हमने अभी अभी किया। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट टू शो यू कि किस टाइप के क्वेश्चन और हो सकते हैं, ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, बड़े सिंपली आप लोग कर भी लोगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से सॉल्व करने हैं, जो भी मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब कुछ कंसेप्ट अलग भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, लेकिन कुछ नहीं, मतलब आई ट्राइड कि आप लोगों को डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन दिखाऊं। तो अब आपको क्या करना है, अगेन आप लोगों को रफ नोटबुक लेनी है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे उनको दोबारा सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है उसमें, आधे पौने घंटे में जितना कोशिश कर सको उतनी जल्दी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना बेटा, एडवांस बहुत दूर नहीं है, आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, पूरा समय लगाओ, और अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बड़े से पढ़ाई करते रहो।